हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी सीसेट विद सौरभ कौशिक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। बेसिक थ्योरी से स्टार्ट करते हैं और इसकी तो वैसे भी थ्योरी छोटी सी है, 1-1.5 मिनट में खत्म हो जाएगी। रेशियो होता क्या है? व्हेन टू और मोर सिमिलर क्वांटिटीज आर कंपेयर्ड, देन टू रिप्रेजेंट दिस कंपैरिजन रेशियो आर यूज्ड। बेसिक सी बात समझो। मान लीजिए आपके 100 में से मार्क्स आए, 100 में से मार्क्स आए 70। मैंने क्या बोला? 100 में से मार्क्स आए, 100 में से मार्क्स आए मीन्स आपने कंपेयर किया किस चीज से? 100 से। 100 में से कितने मार्क्स आए? 70 मार्क्स आए। मतलब एक कंपेयर किया गया दो चीजों को, ठीक है, एक पैमाने पे। वो पैमाना जो सेट हुआ वो था 100। ठीक है, जैसे यूनिट टेस्ट आप देते होगे तो 20 में से आते थे, 20 में से 15 मार्क्स आए तो आपने कहा 20 में से 15 मार्क्स। तो आपने क्या करा? 15 मार्क्स को जो कंपेयर किया वो 20 से किया। 20 अपने आप में फुलेस्ट चीज थी और आपने कंपेयर किससे किया? 15। तो दो क्वांटिटीज को आपने कंपेयर। अगला टॉपिक आ जाता है कंपैरिजंस ऑफ रेशियो। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हुआ करता था 2014, 13, 14, 15, 16 के आसपास। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते थे। ठीक है, अब ये बहुत कम देखने को मिला है, बट हम इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है, बात को पहले समझ लेते हैं कि क्या कह रहा है। देखो, कंपैरिजन ऑफ रेशियोज। इफ द गिवन रेशियोज आर a रेशियो b एंड c रेशियो d, देन वो आपसे देन के बाद पूछ लेगा कि कौन सा बड़ा है, विच वन इज ग्रेटर। वो बोल देगा कौन सा छोटा है। ठीक है, विच वन इज लेसर। वो बोल देगा अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। वो ये बोल देगा कि क्या नाम है, ए बड़ा है या डी बड़ा है। ठीक है, आपको कंपैरिजन करवाया जाएगा बेसिकली। उसके एग्जांपल हम देखेंगे इनिशियली, बट ये आउटडेटेड क्वेश्चंस में आ जाता है। ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए। देखो कहेगा क्या वो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आगे है, देखो ये रहे ना एग्जाम्पल ही करेंगे। वो कहेगा क्या? ए रेशियो बी को पहले क्या लिख सकते हो? ए रेशियो बी ऐसे लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। सी रेशियो डी। क्या उसने बराबर का साइन दिया है? नहीं, तो मैं कुछ भी नहीं लगाऊंगा। ये ओपन स्टेटमेंट्स हैं दोनों। ठीक है, अब मान के चल लो ए की वैल्यू हम कुछ भी मान लेते हैं, ए बी सी डी। ए को 1 मान लो, बी को 2 मान लो, सी को 3 मान लो, डी को 4 मान लो। अब वैल्यू पुट करके देख लो। ए हो गया 1/2, सी हो गया 3/4। 1/2 का क्या मतलब होता है? 50% या 0.5। और इसका क्या होता है? 0.75। तो आपका ये बड़ा हो गया। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ क्वेश्चन ही करते हैं डायरेक्ट, आपको समझ में आ जाएगा। कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन हैं, ये एक टाइम पे बाबा आदम के जमाने में पूछे जाते थे, अभी इनको पूछा नहीं जाता। पर पता नहीं है कुछ यूपीएससी का क्या मूड हो जाए, तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, तो और आसान भी, ज्यादा चिंता लेने की जरूरत नहीं है। तो क्या कह रहा है? विच इज ग्रेटर 5/8 और 9/14। ठीक है, देखो इक्वल का साइन मत लगा देना। वो बोल रहा है कौन सा ग्रेटर है, तो ऐसे इक्वल का साइन नहीं लगाते। हमें पता ही नहीं है बीच में क्या साइन आना है, इसको ऐसे कैसे छोड़ दो। ठीक है, चलो देखो परसेंटेज से मैंने आपको करके दिखा दिया। परसेंटेज समझ लो, या आप क्या नाम है फ्रैक्शन सोल्व करके देख लो, इससे मैं समझा चुका। अब मैं आपको एक तरीका और सिखाना चाहता हूँ। जब ऐसी कोई सिचुएशन बने ना, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ठीक है, डिनोमिनेटर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर सॉल्व कर दोगे तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। भाई ये हकीकत में आएगा क्या? 8 into 14। तो इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो आपका न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा वो वाली साइड बड़ी हो जाएगी ऑब्वियसली। तो 5 into 14 और ये हो गए 9 into 8। अब सबको पता है कि भाई 5 into 14 करना हो तो मैं 14 से मल्टीप्लाई तो करने से ना, क्योंकि इवन है तो मैं इसको ऐसे तोड़ दूंगा। इसको ऐसे तोड़ने में मेरे को क्या फायदा मिलेगा? ये 10 बन जाएगा। ठीक है, और ये तो 72 होता ही है, तो आपको पता है। तो ये कितना हो गया? 70। और ये हो गया 72। अब 70 छोटा है 72 से, और यही आपसे पूछा है भाई कौन सा बड़ा है?
तो 9/14 आपका बड़ा है। ठीक है, देख लो ये चीज ऐसे सोल्व होती है। ऐसे समझ में आया तो ऐसे कर लो, नहीं तो ऐसे कर लो, जैसे आपको सही लगे वैसे कर लो। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, चलो। कह रहा फाइंड द ग्रेटर रेशियो बिटवीन 2:3 एंड 4:5। सेम करेंगे, देखो 2:3 और 4:5। एक काम करता हूँ, मैं आपको दोनों तरीके से समझा देता हूँ। परसेंटेज वाले से 1/3 क्या होता है आपका 33%, इंटू 2 कर दोगे 66%। ठीक है जी, ये 66%। 1/5 क्या होता है 20%, 20 × 4 80%। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि ये बड़ा है। चलो, एक परसेंटेज वाली बात हो गई। अब एक काम करते हैं, मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला बता देता हूँ। क्रॉस क्रॉस वाले तरीके में क्या होगा, आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आएगा 10, इसको करोगे तो यहाँ पे आएगा 12। 12 बड़ा होता है 10 से, तो ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, दोनों मेथड समझा दी। आशा करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। आगे चलते हैं। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, मतलब पार्ट है रेशियो एंड प्रोपोर्शन ना, प्रोपोर्शन पे अब आ गए हम। और यहाँ पे चीजें थोड़ी सी हल्की सी ट्रिकी है। अगर आप ज्यादा स्पीड में सुन रहे हैं तो इसको कम कर लीजिए और आराम से बात को सुनिए। प्रोपोर्शन बेसिकली होता क्या है, एन इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो। देखो, इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो। अभी हमने कंपैरिजन में ग्रेटर और लेसर देन जो भी था वो देख लिया। अब हम क्या देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इक्वालिटी, मतलब दो रेशियोज आपस में इक्वल है। ठीक है, एन इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। इस प्रोपोर्शन में, ठीक है, इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज इक्वल टू प्रोपोर्शन, यही बोल रहा है। चलो जी, ये देखो टू रेशियोज है और वो इक्वल है। देन वी कैन से दैट ए बी सी एंड डी आर इन प्रोपोर्शन एंड कैन बी रिटन एज दिस, वेयर सिंबल ये वाला represent proportion and it is read as A is to B as C is to D। देखो मैं समझाता हूँ आपको, आपको थ्योरी नहीं भी समझ में आई होगी। देखो क्या कह रहा हूँ, बेसिकली उसने पहले बात ये बोली कि A रेशो B C रेशो D इक्वल होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई। अब वो ये कहता है कि आप इसको कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, जो कि सही तरीका भी है। ठीक है जी, उसके बाद वो कहता है कि आप इसको ऐसे बोल सकते हो A is to B as C is to D। ठीक है जी, इतनी बातचीत हमें समझ में आ गई। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है वो, हियर A एंड D आर कॉल्ड एक्सट्रीमिटीज। ये जो होते हैं इनको बोलते हैं आप एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम्स, ठीक है, और इनको कहते हो आप मीन। मीन आप तब कहते हो जब मान लो इक्वल हो जाए, जैसे कहते हैं ना मीन प्रपोर्शन, वो आएगा तब बताऊंगा। ठीक है, अभी इसके लिए इसको छोड़ दो क्योंकि आप कंफ्यूज कर जाओगे। मीन प्रपोर्शन आएगा उसमें बताऊंगा। आप ये समझ लीजिए, इसका सार ये था यहाँ पे कि मान लीजिए आपको इनको मल्टीप्लाई करना है, तो आप हमेशा एक्सट्रीम्स को इकट्ठे लिखोगे और नियरर्स को एक साथ लिखोगे। तो A इंटू डी प्रपोर्शन, या इक्वल लगाना इक्वल लगा लो, B इंटू सी। ठीक है, अगर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या हो जाएगा A इंटू डी इज इक्वल टू सी इंटू टी। यही बात यहाँ पे लिखी गई, यही बात यहाँ पे। ठीक है, सी इंटू बी है, सॉरी। ठीक, समझ में आ गई। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। अब जरा देख लेते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है। थर्ड प्रोपोर्शनल समझने से पहले आपको प्रोपोर्शन समझने पड़ते हैं। प्रोपोर्शन समझ में आ गए कि भाई दो रेशियोज इक्वल होती है, बस उसी को ही आगे बढ़ो। ये कोई नहीं बताएगा, ध्यान से सुन लेना, फिर भागते फिरोगे 10-10 20-20 हज़ार के कोर्स खरीदते फिरोगे। सुन लो बात को यार, समझ लो। देखो, हमने क्या कहा था कि दो रेशियोज हैं, अगर वो इक्वल हो जाती है तो वो प्रोपोर्शन कहला जाती है। ठीक है, बहुत अच्छी बात कही सर आपने। अब ये हकीकत में क्या है, ये जो ए है ना, आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा। अब ये जो ए है ना, इसको कहते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, इसको कहते हैं सेकंड। पूरा नहीं लिख रहा यार, समझ जाना। सेकंड पी लिख दूं, ठीक है, नहीं फिर कंफ्यूज कर जाओगे। सेकंड, ये हो गया थर्ड।
और ये हो गया 4। ठीक है जी, एक बात तो ये हो गई। चलो, प्रपोर्शंस क्या होते हैं। अब हम कहते हैं जी, इसको इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं हम, इस वाली में, इसमें लिख के देख लेते हैं। ए बी सी, ये क्या हो गया आपका फर्स्ट प्रपोर्शन, सेकंड प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन। अच्छा जी, अब एग्जामिनर पता है आपसे क्या कहता है, वो कहता है जी फर्स्ट प्रपोर्शन निकालो। ठीक है, मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, इसको छोड़ दो अभी के लिए, मेरे को थोड़ी सी स्पेस ले लेनी चाहिए थी, मेरे को लगा मैं समझाऊंगा नहीं इसको ज्यादा, बट मेरे को लगता है कि आपको समझाने की होता है। देखो, मान लीजिए एक क्वेश्चन देता है कि कोई भी वैल्यू है, ए बी सी आपको वैल्यू दे रखी है, और आपको कहता है कि इनका फर्स्ट प्रपोर्शन निकालो, फाइंड फर्स्ट प्रपोर्शन। समझ गए? तो अब आप क्या करोगे, उसने कहा क्या, फर्स्ट प्रपोर्शन निकालो, आपको पता नहीं फर्स्ट प्रपोर्शन क्या है। तो जो चीज हमें नहीं मालूम होती हम क्या करते हैं, उसको एक्स ले लेते हैं। यहाँ पे कलर चेंज कर रहा हूँ, इसको ले लिया मैंने X। ठीक है, मेरे को नहीं बताया, हमें निकालना है फर्स्ट प्रपोर्शन, बाकी को आप एज इट इज लिख दो। क्या बात हो गई, सी ओ डी। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, मैंने क्या आपको सिखाया था कि जो एक्सट्रीम में उनको एक साथ लिखो, डी इंटू एक्स, और बाकी नियरर्स को एक साथ लिखो, सी इंटू बी। अब x की वैल्यू निकालनी है आपको, तो x इज इक्वल टू c इंटू बी। अरे यार बहुत अंदर हुआ, x इज इक्वल टू c इंटू बी बाई, ये आपका फर्स्ट प्रोपोर्शन हो गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू इंटू बी बाई क्या था d। ठीक है, ये हो गया आपको फर्स्ट प्रोपोर्शन। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, अब मान के चलें कि वो बोलता है कि आपको सेकंड प्रोपोर्शन निकालना है, कोई मसला नहीं है, सेकंड प्रोपोर्शन निकालना है, और आपको 3 दे रखे होंगे। देखो, तब तक 3 नहीं देगा तब तक आप निकाल ही नहीं पाओगे। तो ठीक है, अब मान लो आपको सेकंड प्रोपोर्शन निकालना है, तो सेकंड को एक्स मान लो, ये आपका ए हो गया, ये आपका सी हो गया, और ये हो गया डी। इतनी आसानी से कोई समझाएगा नहीं, क्योंकि खुद के लोगों के क्लियर नहीं होते, वो मैथ पढ़ाते हैं, रोल नहीं करना होता। मैं देखो, नियरर था ना सी और एक्स, और फारर का तो क्या था, फारर कह रहा एक्सट्रीम से क्या था, ए और डी। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए इंटू डी बाई सी। ठीक है, ये क्या हो गया आपका सेकंड प्रोपोर्शन। चलो, जब थर्ड प्रोपोर्शन की बात हो रही है, थर्ड प्रोपोर्शन में क्या कह रहा है जी, इधर भी लिख देता हूँ, क्वेश्चन भी कर लेंगे साथ में। डी, थर्ड प्रोपोर्शन की बात हो रही है। अब थर्ड प्रोपोर्शन मेरे को पता नहीं, तो इसको लिख दो एक्स, ए को लिखो ए, बी को लिखो बी, सी को लिखो एक्स, और डी को लिखो डी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है वो, कैलकुलेट द थर्ड प्रोपोर्शन टू 16:32। इसको भी देखते हैं। देखो, अब ये हो गया सी, ठीक है, इज इक्वल टू, नियरर होता है ना, देखो नियर होता है, और ये फारर होता है, फारर हो गया ए इंटू डी बाई बी। एक्स तो यहाँ पे आ गया, ये आ गया आपका थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक, चलो, अब वो बोलता है ऐसे कि फोर्थ प्रोपोर्शन बताओ जी, ये थर्ड प्रोपोर्शन हो गया। क्वेश्चन अलग है, इसलिए मैं नहीं करा रहा अभी, मेरे को 1 मिनट दो, कॉन्सेप्ट समझाने दो। अब फोर्थ प्रोपोर्शन की बात कर रहा है, तो सिंपल सी बात है, अब डी की जगह आप एक्स लिख दोगे, और मैंने क्या बताया था, फारर एक साथ होंगे, डी की जगह पे वन कह रहा हूँ, डी की जगह पे एक्स लिख दोगे, तो अब क्या बात हो जाएगी आपकी, क्या नाम है, बी डॉट सी, और यहाँ पे आ जाएगा ए। ये हो गया फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, इतनी बातचीत समझ में आ गई। चलो, एक बार इसको मेरे को मिटाने दो, उसके बाद मैं क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन से पहले ना एक बार मीन प्रोपोर्शनल और देख लो। देखो, ये थोड़ा नीचे चला गया मेरे से गलती से, नहीं तो ये यहाँ पे आना था, इस क्वेश्चन से पहले आना था, थर्ड प्रोपोर्शन फोर्थ प्रोपोर्शन के बाद क्वेश्चन आने थे। ये थोड़ा सा लाइनअप बिगड़ गया, कोई नहीं। मीन प्रोपोर्शन समझ लो, मीन प्रोपोर्शन होता है, देखो वो क्या कहता है, मीन का मतलब क्या हुआ, उसने यहाँ पे बताया था ना आपको, आपने अगर गौर किया हो तो,
मैंने कहा था मैं आपको समझाऊंगा बाद में, ये वाली लाइन। उसने क्या कहा था, हेयर ए एंड डी आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स। जो ये ए और डी था ये था एक्सट्रीम्स, बट बी एंड सी आर कॉल्ड मीन। ठीक है, अब मीन को समझो क्या होता है, मीन प्रपोर्शन। हुआ क्या, जनाब ने बोला ए रेशो बी, सी रेशो डी, बट मीन प्रपोर्शन में क्या होता है, कई बार आपको बी इक्वल टू सी दे देता है, एक बराबर, ये सिचुएशन बन जाती है। और जब ये सिचुएशन बन जाती है तो आपको ये बात मालूम है कि आपको फारर को एक साथ लिखना है, मतलब ए इंटू बी, और नियरर्स को एक साथ लिखना है, तो बी इंटू बी मतलब बी स्क्वायर। और यही होता है आपका मीन प्रपोर्शन। ठीक है, यही फर्क है फर्स्ट प्रपोर्शन, सेकंड प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन और फोर्थ प्रपोर्शन और मीन प्रपोर्शन में। मीन प्रपोर्शन के अंदर आपका बी दोनों में कॉमन निकलता है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। अब आप कहोगे यहाँ पे बी ले लिया तो यहाँ पे सी ले लेते, समझाने के लिए। ये है क्या है, बेसिकली कोई कांस्टेंट सी तो है, मान के चलो आपको दे रखा होता, इसको छोड़ दो। मान लो ए की वैल्यू दे रखी है 1, बी की वैल्यू दे रखी है 2, 3 और सी की वैल्यू दे रखी है 3। ठीक है, अब आप कहोगे डी तो है ही नहीं, छोड़ दो, कांस्टेंट है ना ये सारे है तो कांस्टेंट ही ना। तो ए की जगह आप क्या लिखोगे, 1, और बोल रखा है मीन प्रपोर्शन है, मीन प्रपोर्शन है, तो क्या आप ऐसे लिखोगे इसको 1 2 3 और फिर एक्स? गलत, ये गलत तरीका है, आप समझे ही नहीं। उसने ये चीज कॉन्स्टेंट है, कुछ भी हो सकता है ये तो। ठीक है, उसने बोल दिया ना अगर आपको मीन प्रपोर्शन, तो आपको पता है क्या लिखना है, ए की जगह लिखो 1, बी की जगह लिखो 2, और फिर दोबारा से 2 लिखोगे आप। ठीक है, उसके बाद सी में लिखोगे 3, क्योंकि उसने बोला है क्वेश्चन में मीन प्रपोर्शन, तो आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, और अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता है कि ये आपका मल्टीप्लाई होगा और ये आपका मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात, जो भी एक्स की वैल्यू रही होगी, मतलब होते तो सारे एक्स में ही है ना ये, तो इस तरीके से सोल्व होता है। अब हम क्वेश्चन लगाएंगे, आपको और चीजें क्लियर होती रहेंगी। ठीक है, वो एग्जाम्पल था, उसकी एग्जाम्पल की डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए लिखवाया है। ठीक है, आप कहोगे जी वो इक्वल नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, आपको समझाया था। क्वेश्चन आएंगे उनमें प्रैक्टिस करेंगे। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देखो वो क्वेश्चन मैंने इसलिए छुड़वा दिया था क्योंकि ये मीन प्रपोर्शन इसमें यूज हो रहा था और वो मैंने आपको बताया नहीं था। मेरे को कैसे पता चला इसमें मीन प्रपोर्शन लगा हुआ, सोचो। बेसिक सी बात है, उसने सिर्फ 2 वैल्यू दी है, अगर वो 3 वैल्यू देता तो मीन प्रपोर्शन की बात ही नहीं थी, आप चौथा निकाल देते। जब उसने दिया ही आपको 2 वैल्यू हैं, तो आपको पता चल जाना चाहिए हाँ भैया ये तो मीन प्रपोर्शन का क्वेश्चन बन गया है। अब उसने बोला भी आपको क्या कहता है कि थर्ड प्रपोर्शन बता दो, थर्ड प्रपोर्शन बोला ना, थर्ड प्रपोर्शन बोला जी। अब कहोगे आप थर्ड प्रपोर्शन तो सर आपने बताया था कि सी वाला पार्ट हो जाता है, बट मीन के अंदर जो भी हमने डिस्कस किया था, मीन के अंदर थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है, आपका डी वाला जो हमने लिखा था ना डी, वो थर्ड प्रपोर्शन बन जाएगा। आप कंफ्यूज करोगे, आपको ये लगेगा सर आपने थर्ड प्रपोर्शन बताया था, जो सी की वैल्यू निकालते हैं वो थर्ड प्रपोर्शन। बिल्कुल सही बात है, बट जब आप मीन प्रपोर्शन का क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उसमें बीच की 2 वैल्यू तो कॉमन ही होती हैं, ए रेशो बी प्रपोर्शन, बी रेशो सी। तो जो इसमें थर्ड प्रपोर्शन हुआ वो आपका हकीकत में डी वाला पार्ट था, जिसको हम अब सी लिख रहे हैं, वो हो गया आपका थर्ड प्रपोर्शन। समझ में आ रही है आपको बात? देखो मैं क्या कह रहा हूँ, पहले क्या बात थी, ऐसा था, फिर मैंने बोला ये फर्स्ट प्रपोर्शन है, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ प्रपोर्शन। बिल्कुल सही बात है, प्रपोर्शन क्या थी, एक तरह से प्लेसेस थी उनकी। अब क्या हुआ, ये मीन प्रपोर्शन की बात हो गई क्योंकि वही 2 वैल्यू दे रखी है, तो ऐसी कोई बातचीत बन गई। ए बी और डी, अब कितने प्रपोर्शन यूज हुए, एक प्रपोर्शन ये यूज हुआ, एक प्रपोर्शन ये यूज हुआ और एक प्रपोर्शन ये यूज हुआ, ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकंड, ये हो गया आपका थर्ड। समझे? तो प्रपोर्शन आपका प्लेस वैल्यू मत समझ के चल लेना,
प्रपोर्शन आपका एक तरह से हो गया कि भाई कितने भागों में वो बटा हुआ है, ठीक है। तो थर्ड प्रपोर्शन मतलब तीसरे भाग की बात कर रहा है वो, तो ये इस वाले भाग की बात कर रहा है। आपके कोर कॉन्सेप्ट को हिला रहा हूँ मैं, कोर कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ आपको, समझो बात को, रटना नहीं है। फॉर्मूले रटना नहीं है, फॉर्मूले हैं के रटना नहीं है, समझ लो, ठीक है। रटवा मैं भी सकता हूँ पर नहीं रटवाना। अब क्या सीन है, देखो मैंने क्या कहा था आपको कि जो फारर्स है उनको एक साथ लिखोगे, ए इंटू डी लिखोगे, और जो नियरर्स है उनको एक साथ लिखोगे, डी स्क्वायर लिखोगे। अब इस केस के अंदर आपको थर्ड प्रपोर्शन निकालने को कह रहा है, मतलब डी निकालने को कह रहा है, ठीक है। ए की वैल्यू इसने दे दी 16, 16 आ गई जी। डी की वैल्यू हमें पता नहीं तो एक्स ले लो, और ये जनाब आ गए 32, 32 का स्क्वायर। मैं निकाल सकता हूँ 32 का स्क्वायर, पर क्यों निकालूं, क्योंकि मेरे को तो पता है कट जाएगा, तो ये एक्स की वैल्यू हो गई, एक्स की वैल्यू हो गई 60। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व होते हैं। आज की डेट में नहीं आते हैं, पहले बहुत आते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो अब आगे आपका फोर्थ प्रपोर्शन पूछ लिया, तीनों दे रखे ना। अब आप कहोगे कि कैसे होगा, वही सेम चीज। अब मेरे को पता चल गया कि इसके अंदर मीन का कॉन्सेप्ट नहीं मांग रहा वो। अब इस केस के अंदर वो मीन का कॉन्सेप्ट नहीं मांग रहा, अब वो ये कह रहा है ए रेशो बी प्रपोर्शन सी रेशो डी। इसकी वैल्यू दे दी 3, इसकी वैल्यू दे दी 7, इसकी वैल्यू दे दी 9, और अब वो पूछ रहा है डी की वैल्यू। फॉरर्स को एक साथ लिखोगे, 3 इंटू डी इक्वल टू 7 इंटू 9, काट दो 3, डी की वैल्यू आ गई, फोर्थ प्रपोर्शन की वैल्यू आ गई 21। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो आप। अब वो क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द मीन प्रपोर्शनल बिटवीन 4 एंड 25। अब उसने मीन प्रपोर्शन पूछ लिया, मतलब मीन प्रपोर्शन क्या होता है आपका, ए रेशियो बी प्रपोर्शन बी रेशियो सी, ए रेशियो बी प्रपोर्शन सी रेशियो रेशियो सी, ठीक है। ये दो तो सेम। और उसने बोला व्हाट विल बी द मीन प्रपोर्शन, मतलब ये वाली वैल्यू हो गई आपकी एक्स, और आपको ये वाली वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। देखो अब आपको पता है कि नियरर्स को आपको मल्टीप्लाई करना, तो बी का स्क्वायर, फारर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया ए इंटू सी। ए की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 25, तो रूट बी की वैल्यू आ गई 10। इस तरह से क्वेश्चंस को सोल्व किया जाता है, समझे। हर तरीके के जो प्रोपोर्शंस के क्वेश्चन थे वो मैं आपको ऑलमोस्ट करा चुका हूँ, ठीक है। कुछ नहीं समझ में आया हो तो एक बार दोबारा देखो, वैसे मैंने बहुत ज्यादा खोल के समझाया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। चलो अब कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो समझो। बहुत अच्छा पार्ट है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, इससे डरने की जरूरत नहीं है। बेसिक ही एक पूछा जाएगा और बेसिक ही आना चाहिए इसमें, इससे ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। होता क्या है बेसिकली कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, थोड़ा हिंदी में बताता हूँ, उससे क्या आपको समझ में आएगी। कॉम्पोनेंडो, ब्लैक पेन, कॉम्पोनेंडो इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली वो ये क्या कहता है आपको, योग, हिंदी में योग, मतलब इंग्लिश में एडिशन। डिविडेंडो, डिविडेंडो का मतलब हो गया आपका अंतर, मतलब डिफरेंस। कॉम्पोनेंडो, कंपाउंड, कॉम्पोनेंडो कंपाउंड, एडिशन। डिविडेंडो भाग जो रखता है, डिवाइड हो रहा है, डिविडेंडो अंतर। कॉम्पोनेंडो डिविडेंड, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, यही इसकी बातचीत है। अच्छा, हिंदी में इसको क्या बोलते पता है, योगांतर। मुझे पता है आपको कोई लेना देना नहीं, बट समझाना है मैंने, अनुपात का नियम,
तो ये बोला युगांतर अनुपात का नियम। युगांतर क्या है? कंपोनेंडो डिविडेंडो को युगांतर बोलते हैं। युगांतर योग प्लस अंतर, योग प्लस अंतर, योग प्लस अंतर, युगांतर। ठीक है, हिंदी की ट्यूशन नहीं दे रहा मैं, समझाना चाहता हूँ। कंपोनेंडो डिविडेंडो से बच्चा डरता है। योग प्लस अंतर, योग मतलब जोड़ा गया, अंतर मतलब डिफरेंस। कंपोनेंडो डिविडेंडो, योग प्लस अंतर के अनुपात का नियम, उसको बोलते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। ठीक है, चलो अब ये जो बात हमने समझी है, इसको अब जरा लिख के देख लेते हैं। तो नीचे कर लेता हूँ। क्या कह रहा है, मान लो आपके पास दो एलिमेंट है, एक एक्स और एक वाई। कंपोनेंडो डिविडेंडो का थ्योरम ये बोलता है जी, चलो चार का लेके चलते हैं और आसान रहेगा। अब मान लो ए बी सी, चार का लेके चल रहे हैं ना हमेशा से, चार का लेके चलते हैं। वो ये कहता है कि अगर आपका ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है, मतलब ए रेशो बी पर पोर्शन सी रेशो डी है, तो मैंने क्या बोला है बेसिकली, आ गया वो, ये इस बात की बात करिए। अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो कंपोनेंडो डिविडेंडो की थ्योरम क्या कहती है हमारी, ए प्लस बी कंपोनेंडो सम, योग एडिशन, डिविडेंडो माइनस अंतर बराबर होगा कंपोनेंडो योग डिविडेंडो अंतर। अगर कोई भी आपके प्रोपोर्शंस ए बाई बी रेशो सी बाई बी है, तो जो उनका जोड़ और अंतर का रेशो होगा वो भी आपका सेम होगा। ये आपकी कंपोनेंडो डिविडेंडो की थ्योरम कहती है। इतने जोर से मैंने आपको समझाया है, हो सकता है आपको समझ में आ गया हो। मैं आशा भी करता हूँ आपको समझ में आ गया हो क्या सकता है, आना चाहिए यार, इससे ज्यादा क्या डिटेल में बताऊंगा। चार एलिमेंट दे रखे हैं और क्वेश्चन में कहता है कि ए बाई बी प्रपोर्शन है सी बाई डी के, तो इसका कंपोनेंडो अगर आपको निकालना पड़ गया तो क्या होता है, ए प्लस बी कंपोनेंडो, ए माइनस बी डिविडेंडो, और बराबर किसका होगा, सी प्लस डी कंपोनेंडो, सी माइनस डी डिविडेंडो। ठीक है, ये बात थी। ठीक, आशा करता हूँ समझ में आओ। अब तो आ जाना चाहिए भाई, हिंदी में भी लिख दिया यार, इंग्लिश में भी लिख दिया ठीक है, चलो क्वेश्चन करके देखते हैं। चलो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी ए माइनस बी इफ ए बाई बी इज इक्वल टू 5/3। बेसिकली अगर वो ये बोल देता ना आपको कि फाइंड द कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो इफ ए बाई बी इज इक्वल टू 5/3, बोल तो यही रहा है क्वेश्चन में। कभी भी हो आपको कंपोनेंडो डिविडेंडो की बात, क्योंकि वो टूल है। ठीक है, टूल के बारे में कोई नहीं पूछता, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, टूल अप्लाई करना पड़ता है, वो एप्लीकेशन पार्ट में। ठीक है, इसलिए कंपोनेंडो डिविडेंडो का कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलता आपको। पर कैसे पकड़ा जाएगा कंपोनेंडो डिविडेंडो, ए प्लस बी ए माइनस बी इस तरीके की रेशियो दे रखी होगी। अच्छा, एक और बात बताता हूँ, यहाँ बात हो गई। अब आप में से आधे बच्चे बोलेंगे सर क्या जरूरी है आपको ऐसे लिखना, नहीं जरूरी, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। क्वेश्चन को बाद में करते हैं, आपका एक कॉन्सेप्ट और दूर करता हूँ। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो यार, कोई मसला नहीं है। ये तो हकीकत में ऐसे लिखना चाहिए, पर अगर ऐसा कुछ आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, एक ही बात है, आप लिख सकते हो। अच्छा जी, कई जगहों पे क्या होता है, कई क्वेश्चंस में क्या होता है, इस टाइप का क्वेश्चन आया नहीं है, मतलब जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत हार्ड हो जाता है, और उस टाइम पे आप पकड़ नहीं पाते वो चीज़ क्योंकि प्रेशर बहुत होता है। पर ऐसे भी बोल सकता है ए माइनस बी
सी प्लस डी बाद में करना है, ठीक है, इज इक्वल टू आपका सी माइनस डी ए प्लस। अगर आपको ऐसा कुछ दे रखा होता है ना तो उसे पकड़ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं बोलने वाला आपको कंपोनेंट और डिविडेंड लगे, कहीं पे भी नहीं देगा, ठीक है, आपको अपना ही दिमाग लगाना पड़ेगा एट द एंड। बट ये वाली चीज नहीं पकड़ में आती, इसलिए मैं आपको कोई दोष नहीं दूंगा। बट हाँ, लीगल तरीका इसका ये है लिखने का, ठीक है, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में समझते हैं। जिसको ना दिखा हो ना, क्या नाम है, एक बार फिर देख लो। मैंने क्या करा, ऐसी कोई वैल्यू दे रखी होती है, फिर आप इसको कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा सकते हो। कंपोनेंडो मतलब आपका योग, डिविडेंडो मतलब उसका अंतर, ठीक है। और अगर जब आपकी ऐसी सिचुएशन है कि ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो बी, तो उनका कंपोनेंडो डिविडेंडो करोगे तो वो भी आपका बराबर आएगा। ये कंपोनेंडो डिविडेंडो की थ्योरम होती है। उसके बाद मैंने आपको समझाया कि इसको आप उल्टा भी लिख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आपने पहले माइनस कर दी तो आपको गोली मार दी जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो रेशो तो सेम ही रहेगी, रेशो थोड़ी चेंज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा टफ होता है, इसे पकड़ना मुश्किल होता है। इसको पकड़ने के लिए आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, जो कि आप नहीं लगा पाते हो एग्जाम टाइम पर, ठीक है। ये बातचीत हुई थी, ये मैंने इसलिए रिपीट करी क्योंकि मेरी ये आ रहा होगा इसके ऊपर, ठीक है, और मैं भूल गया था इसको हटाना, तो इसलिए मैंने 2-3 बार आपको दिखा दिया है। चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन करते हैं, सारी चीजें दोबारा रिपीट होने ही वाली हैं। चलो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी और ए माइनस बी। जैसे ही मैंने इसको देखा मेरे दिमाग में बात आ गई, ओहो ये तो कंपोनेंडो है, ये तो डिविडेंडो है। कंपोनेंडो मतलब एडिशन, डिविडेंडो मतलब डिफरेंस। ओके, कंपोनेंडो डिविडेंडो कह रहा है, वो तो सर ने ये बताया था, अगर ए बाई बी इज इक्वल टू 5/3 है, ए बाई बी इज इक्वल टू 5/3 है, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है, सी बाई डी मान लो इसको, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, सी प्लस डी, सी माइनस डी आपका हो जाएगा। हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/2, और सोल्व करोगे तो आएगा 4। मतलब ए प्लस बी, ए माइनस सी का आपका आया 4/2। आगे समझ, ये थी इतनी बातचीत, निकाल दी। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करना सबसे इजी रहता है अगर मेरी बात को मान लेते हो तो। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, इसको के इक्वल रखते हैं, फिर सोल्व करते हैं, फिर सोल्व करते हैं। मैंने 2 बार सोल्व बोल दिया क्या, जो भी है इतनी तो लिबर्टी मेरे को मिलनी चाहिए। मान लो, मान क्या लो, दे ही रखा है, मानना क्या है। जब इस तरीके की आपको सिचुएशन होती है और वो किसी भी आपके कांस्टेंट की इक्वल होती है, मान लो ये अल्फा है, इसकी जगह पे बीटा होता या गामा होता, या इसके बाद आपका होता के बोल देता हूँ, कुछ भी हो यार। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है ना, तो आपको कुछ नहीं करना, नीचे वालों को ऐड कर दो सबको, ऊपर वालों को ऐड कर दो और सोल्व कर दो सुपर सिंपल। वो आपका अल्फा के बराबर होगा। देखो इस केस में क्या है, ये हो गया आपका 16 प्लस 12, 28, 28 प्लस 2 30, और इसको ऐड कर लो, ये हो गया आपका 18 प्लस 3 21, 21 प्लस 25 45, 45, 15 से डिवाइड करो 15, 3/2, तो आपकी अल्फा की वैल्यू आ गई 3/2। अच्छा, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया ना, अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं लिख देता हूँ फटफट करके। मेरे को वैसे लिखना चाहिए था, क्योंकि आप लोग नोट्स नहीं बना रहे हो ना, आप इसी को पढ़ोगे। तो ये आपका हो जाएगा, क्या था नीचे, क्या था, या दोबारा कर लेना। ये हो गया आपका 30, ये हो गया 45, ये हो गया आपका 3/2, अल्फा 3/2, ठीक है। देखो, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ये नए टाइप का क्वेश्चन था, इसको आप याद करो, इम्पोर्टेंट, ठीक है।
इसके पीछे एक अच्छी खासी थ्योरम है, ठीक है? उसमें क्या होता है कि वो के बराबर रखता है, फिर वैल्यू निकालता है, फिर वो के बराबर निकालता है। तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। आप इसको याद कर लो। अगर ऐसी कोई सिचुएशन देता है, मैं बहुत कम चीजें आपको याद कराने को कहता हूँ, क्योंकि क्रैश कोर्स के अंदर मेरे पास इतना समय नहीं है कि उसको प्रूव कराने बैठूंगा, ठीक है? अगर आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आपको इनको ऐड करना है, नीचे वालों को नीचे, वालों को ऊपर के, और उसको बराबर डाल दो किसके, अल्फा के। अल्फा की वैल्यू होगी 3/2। सिंपल सॉलिड क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इस टाइप के क्वेश्चंस पहले रीजनिंग में बहुत पूछे जाते थे, ठीक है? और फिर इनिशियल टाइम पे 14-15 के आसपास मैथमेटिक्स में पूछे जाने लगे। ये ये नए टॉपिक नहीं है, ये इसमें से आ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है? बट जैसे मेरे को मेजरली पढ़ाना था कॉम्पोनेंट और डिविडेंड को आपको, ठीक है? हकीकत बात बताऊं तो आपको एक दो थ्योरम्स बतानी थी आपको, वो मैं बता चुका। अब ये छोटे छोटे हल्के हल्के क्वेश्चन आएंगे लगातार कुछ, उसमें ये मत सोचना कि ये क्या आउटडेटेड पढ़ा रहे हैं। मेरे को बताना जरूरी है, क्योंकि मेरे को हर चीज पे टच करना है। मेरी भी एक कमिटमेंट है ना आप लोगों के साथ, मेरे को छोड़ना नहीं है। हर चीजों पे हल्का हल्का टच करते हुए चलेंगे। बट एंड के जो क्वेश्चन आएंगे ना, वो बहुत सॉलिड क्वेश्चन है, ठीक है? और उसके अंदर आपके कॉन्सेप्ट भी टेस्ट हो जाएंगे, और वो क्वेश्चन यूपीएससी में आ सकते हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन नहीं आएंगे ये, बट आपको कॉन्सेप्ट बता के जाएंगे, कुछ सिखा के जाएंगे, टेंशन मत लो। देखो क्या कह रहा है, इफ a ratio b is 5:11 and b ratio c is equal to 7:3, then find the abc। ये पहले पता कैसे करते थे इसको, हम ऐसे लिखते थे, b के नीचे b लिख दो, उसके बाद c लिख दो। उसका रीजन पता क्या होता था, हम b को बना देते थे एक वैल्यू। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, देखो ये लिखा 5/14, ये लिखा 7/3, क्या ये बराबर है? नहीं। अब आप कोशिश करो बी को सेम बनाने की। कैसे बनेगा? नीचे वाले को अगर मैं 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, 14/6। अब जब ये दोनों बराबर हो चुके हैं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5/14/6। ये आप 5, ठीक है? ये हम रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चन करते थे। मैथमेटिक्स में आपको सॉल्व करना है तो आप क्या है, कुछ नहीं, मीन प्रपोर्शन की बात हो रही है, ठीक है? इसको ऐसे लिखता हूँ, दूसरे पेन से यहाँ पे लिखता हूँ, मीन प्रपोर्शन की बात हो रही है। आप मीन प्रपोर्शन से सॉल्व कर सकते हो इसको, कोई मसला नहीं है। क्या बोल रहा है, 5/14 और देखो 7/3। अब क्या कंडीशन आई, आपने मीन प्रपोर्शन में पढ़ा था, देखो बी बी लिख रहे हो ना आप, तो यहाँ पे तो चेंज हो गया, तो अब आपको सेम बनाना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन है नहीं। जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि बी तो सेम ही है, ये तो बी का हाफ है, तो आपको सेम बनाना पड़ेगा मीन प्रपोर्शन के हिसाब से। और जैसे ही आपने इसको सेम बनाया तो ये बन गया ऐसे। और जब वो बोल रहा है आपको ए रेशो बी रेशो सी की वैल्यू क्या है, तो आपकी ए रेशो बी रेशो सी की वैल्यू 14। यही चीज हमने यहाँ पे करी है, बस एक छोटे से स्टाइल के साथ करिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। दोनों तरीके आपकी आंखों के सामने, जो सा आपको पसंद आए वो आप अप्लाई कर सकते हो। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन उसी क्वेश्चन का अपग्रेडेड वर्जन है। अगर आप इस मेथड से करना चाहते हो, जिससे कर सकते हो, मैं इससे करा के दिखाता हूँ, जिससे आपकी एक बार और प्रैक्टिस हो जाए। देखो वो कह रहा है ए रेशो बी क्या है आपका, 1/3, ठीक है जी। बी रेशो सी मतलब ये दोनों कनेक्टेड है, बी रेशो सी आपका है 2/5। देखो अलग अलग है, कोई मसला नहीं है। उसके बाद कहता है सी रेशो डी जो है आपका, मतलब सी यहाँ पे आ गया, आपका 2/3 है। ओके, अब आपको हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाना होगा, ठीक है? अब आपको पहला काम ये होगा कि भैया इसको आप कॉमन बनाओ, ठीक है? जब कॉमन बनाना पड़ेगा तो आपको इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों तरफ, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो ये 10 बनेगा, ठीक है? अब आपके पास क्या सिचुएशन आ गई, इसको इस तरफ पे भूल जाओ। आपका सी रेशो डी और बी रेशो सी रेशो डी क्या बन जाएगा आपका,
ये तो जनाब आ गए 10, 10, 10, ये हो गया आपका 15 और ये हो गया आपका 4। ठीक है, अब इस वाले फैक्टर को पकड़ते हैं। अब इस वाले फैक्टर को पकड़ने के लिए क्या लिखा था उसने, 1:3, ए रेशियो बी। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, और इसको पूरे को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि रेशियो तो सब पे ही बराबर रहेगी ना भाई। तो ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल, क्या आएगा, 4, 12, 30 और 45। ये आपकी फाइनल रेशियो बन के तैयार हो गई। भाई को समझना आया हो तो बता दो, वैसे आप क्या ही बताओगे प्रीमियर के अंदर। तो ये एक तरीका होता है। ठीक है, एक बारी फिर बता देता हूँ। ब्लू पेन ले लेते हैं। आपने क्या लिखा, आपको बेसिकली जो जो कनेक्टिंग डॉट्स हैं उनको आपको इक्वल लिखना है। पहले आपने ए और बी लिखा, फिर बी और सी लिखा, फिर आपने सी और डी लिखा। उसके बाद मैंने आपको कहा नीचे से ऊपर की तरफ जाओ। उसका रीजन पता है क्या है, आप ऊपर से नीचे भी आ सकते हो। ठीक है, आप बी से बी कनेक्ट करोगे तो भी इस बात सेम बनेगी। फिर आप सी से सी बनाओगे, फिर क्या होगा, आपको दोबारा से कैलकुलेट करना पड़ेगा, बी को उसके हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए आपको नीचे से ऊपर की सलाह दी जाती है, क्योंकि आप इसके प्रेशर में नहीं आओगे। आप नीचे से बढ़ोगे, आपका एक सेट कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपके वो सिर्फ और सिर्फ इसको चेंज करना है। और अगर इसको भी चेंज करना है, और जैसे उसके बाद हमने सारा ही चेंज करा था, ठीक है, एक बढ़िया सी प्रॉपर पिक्चर आपके दिमाग में तैयार हो जाती है। ठीक है, इसलिए आपको कहा जाता है कि नीचे से ऊपर की तरफ जाओ, ना कि ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई हुई। आपने क्या किया फिर, आपने सबसे पहले पकड़ा सी को, जो कि दो अलग अलग चीजें थी, एक था 5 और एक था 2। आपने कहा क्या काम किया, भैया इसको बना दो 10। जैसे ही सी 10 हो जाएगा, तो आपकी बी, सी और डी एक कंपेरेबल फॉर्म में कनेक्ट हो जाएंगे, एक साथ कनेक्ट हो जाएंगे। जैसे ही आपने बी सी डी की चेन बना दी, फिर आपने ए बी के साथ कंपेयर किया, किसके साथ, ए बी को कंपेयर किया बी सी डी को। ठीक है, अब फिर इस केस के अंदर क्या बात हुई कि भैया आपका क्या नाम है, बी है 3 और एक में है 4। अब आपको दोनों की चेन जोड़नी है तो बराबर करनी पड़ेगी। आपने क्या करा भैया, बराबर करके इसको 12 बना दिया। जैसे ही 12 बनाया आपने इसको, तो आपको इस पूरे को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ गया, क्योंकि आपकी रेशो हमेशा बराबर रहेगी, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ गया। तो कुल जमा बात आपका एक अच्छी सी प्रपोर्शन तैयार हो गई। ठीक है, रेशो तैयार हो गई, और यही आपका आंसर है। और अब इसमें ये पूछ सकता है, मान के चल लीजिए कि ए और बी जो है आपका सी और डी के, मतलब ए और बी और सी और डी में क्या रिलेशन है। या वो बोल देगा ए और बी का सम बताओ, या ये बोल देगा कि मान लो इसको, ये पूरी बातचीत को वो किसी वैल्यू से रिप्लेस कर दे, मान लो 3600 रुपए, फिर वो बोलेगा कि इसका शेयर बता दो। तो बहुत तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको ये टूल पता होना चाहिए, आपको ये टूल बताया गया है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। बहुत अच्छा, ये तो रहने देता हूँ, ये रहने देता हूँ भाई, नीचे से ऊपर की तरफ करना है, ये याद रखना बस। ठीक है, और कनेक्टिंग डॉट्स को पकड़ना है। दोनों बातें आपको बता दी गई हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में, बट मेरे को एक बात बतानी थी, क्योंकि मैंने यहाँ पे जैसे बोला था, मान लो कि ये आपकी एक वैल्यू के इक्वल है, 3600 के इक्वल है, तो आप कैसे लिखोगे, ये यही बताना चाहता हूँ मैं। अब आपको ये एक वैल्यू दे रखी है 1111 रुपए, 1111 दे रखी है, ठीक है, उसको इस रेशियो में लिखना है, तो क्या करोगे आप, ये क्या है, ये रियल वैल्यू है। ठीक है, ये क्या है आपकी 8x रेशियो 3x, इस टाइप से वैल्यू है। इमेजिनरी वैल्यू इसके साथ एक कनेक्टेड है, इमेजिनरी वैल्यू मान लो, मतलब कोई और एक कांस्टेंट आपका जुड़ा हुआ है, जो कि इन पे इम्पैक्ट करता है। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ कट गया, क्योंकि वो एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था, वो दोनों से कट गया। ठीक है, चलो इतनी बात आपको समझ में होगी कि इनमें एक्स लगा हुआ है। अच्छा जी, अब वो ये कह रहा है कि ये टोटल कितना है, 1111 रुपए। इनका टोटल कर दो तो आपको क्या बन जाएगा, 11x। एक्स स्क्वायर नहीं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा मैंने ऐड किया। ठीक है, 11x की हकीकत में वैल्यू क्या है, 1111। भाई
ये अपने आप में 100% है और ये वाली रकम इन दो चीजों में बट गई। बट हकीकत में अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो क्या आएगा? वो आएगा आपका 11x। और ये 11x ही तो 11 11 के इक्वल है, मतलब 1111 के इक्वल है। तो आपकी x की वैल्यू निकाल लो यार। 1111 डिवाइड बाई 11, 1, उसके बाद जीरो लगाओ, फिर 1, कट गया। मतलब x की वैल्यू आ गई आपकी 101। ठीक है, अब मान लो इनकी रियल वैल्यू निकालने को कह देता है वो, तो 8x की वैल्यू क्या हो जाएगी? हो जाएगी 808। और 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 303। अब आप इसको ऐड भी कर लोगे तो 11 11 ही है। तो ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन सिर्फ समझाने के लिए था। ये आपका पेपर में नहीं देखने को मिलेगा, आपका कुमसट बनाना था उसके लिए डाला गया। अगला क्वेश्चन देखिए प्लीज। ये भी उस जैसा ही है बट ये 3 में है। घबराने की जरूरत नहीं है। ये पता क्या है, कई क्वेश्चंस के अंदर आपकी वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट नहीं पूछेगा, कई क्वेश्चंस के अंदर वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, तो आपको कैसे सोल्व करना हुआ है? कुछ नहीं, बेसिकली ये 3 वैल्यूज हैं और तीनों में x x x है। तीनों को ऐड कर दो, वो तीनों ही इसके इक्वल है। ठीक है, बेसिकली आपको डिवाइड करना है। तो ये कितना हो गया आपका? 35, 28 और 20, ये हो गया आपका 2 3 और ये हो गया 8, 83। 83 आ गया। 83 को अब इससे क्या नाम है, डिवाइड कर दो। 83 को इससे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 8 और 28। 28 आपका 20x की वैल्यू जो आएगी आपकी वो आ जाएगी 28। ठीक है, सोल्व करोगे तो 28 आ जाएगी। चलो जी, 28 आ गई। अब मान लो आपको कोई वैल्यू निकालनी पड़ गई, तो जैसे मान लो 35x बोल दिया तो आपको क्या करना है, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है तो अब 35 इंटू 28 कर दो। 28 की निकालनी है तो 28x की निकालनी है तो 28 इंटू 28 कर दो। कुछ भी पूछ ले वो आप निकाल सकते हो। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन डायरेक्ट तो नहीं आता बट हाँ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो आगे कैलकुलेशंस में आ जाती है चीजें। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देख। चलो जी, अगला क्वेश्चन देखो। द सम ऑफ थ्री नंबर इज 315। मतलब तीन कुछ नंबर रहे होंगे, ठीक है, उनकी सम है 315। द रेशियो बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड इज 2:3 एंड द रेशियो बिटवीन टू एंड थर्ड इज 4:5। देन फाइंड द सेकंड नंबर। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो अभी हमने क्या बात करी थी, मान लो फर्स्ट नंबर x है, ये y है और ये z है। ठीक है, ये अगर रेशियो में होंगे तो हम इनको ऐड करके निकाल सकते हैं, बट इस केस के अंदर मेरे को ये दिख रहा है जो सेकंड कॉमन है और ये इंटरलिंकिंग बनाएगा। इसमें ये 4 है, इसमें ये 3 है। तो क्या मैं इसको, ये आपको लिखने के लिए मैंने ऐसा लिखा है, मैं तो डायरेक्ट इसको यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करके सोल्व कर देता, बट आपको समझ में नहीं आता। अब ऊपर सेम बनाते हैं, मतलब हमें इसको सेम बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 4 करोगे, यहाँ पे 3 करोगे, यहाँ पे 4 करोगे, तो टोटल आपकी क्या बन जाएगी? 8:12:15। अब वो ये कह रहा है कि भाई इन तीनों का जो सम है, इन तीनों का जो सम है वो आपका 315 के बराबर है। 315, 315 के बराबर है। ये हो गया 20 और ये हो गया 35। तो ये 35 x के बराबर है। 35 को इधर ले जाओ तो आपका x आ जाएगा। तो x कितना आ गया आपका? 5 7, 5 6, 5 3 9। x की वैल्यू आ गई 9। ठीक है, क्या पूछ रहा था? देन फाइंड द सेकंड नंबर। सेकंड नंबर था आपका 12x। तो 12 इंटू 9, नहीं 9 लिखना था, पता नहीं क्या लिख दिया मैंने। 108। ठीक है, तो 108 आपका आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे बाबू? सेम चीज है, मतलब आपको कनेक्टिंग लिंक पकड़ना है। ये कनेक्टिंग लिंक था। ठीक है, रेशियो बराबर बनाओ। जैसे इसमें 3 दे रखी है, 4 दे रखी है, तो इसमें 3 दे दो और दोनों से ही आपको करना पड़ेगा। और इधर 4 है तो दोनों को 4 से करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल है। यही सॉल्व कर सकते थे आप, इतना करने की जरूरत थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला देखो। देखो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें एक्सपेंडिचर दे रखा है, सेविंग दे रखी है, इनकम दे रखा है, इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर सिंपल लॉजिक पे जाओ।
बुक के अंदर या आपका पता नहीं कुछ कोचिंग्स के अंदर फॉर्मूलेज लिखवाए होते हैं, उनको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी कॉमन सेंस से सॉल्व करोगे, हो जाएगा, ठीक है। इसका अगर बुक का मैंने आंसर दिखा दिया ना, एक पेज का है, ठीक है, पर आप ऐसे कर दोगे। देखो, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ रमन एंड गगन is 4:3 and ratio of their expenditure is 3:2. If each person save 2500, then find their income and the expenditure. उसको उसने सिर्फ जो रियल वैल्यू किसकी दी है, तो वो दी है आपकी सेविंग की, ठीक है जी। बेसिकली अगर आपने कहीं काम किया होगा या आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी तो आपको ये चीज पता होगी, इनकम के अंदर एक मान लो आपको 40,000 रुपये आपकी इनकम है, ठीक है। अब उस इनकम के अंदर आपने कुछ पार्ट अपना सेविंग का निकाल लिया, ठीक है, और रेस्ट जो बचा वो आपका एक्सपेंडिचर हो गया। जैसे कि मान लो 40,000 आपकी सैलरी थी, उसमें से 10,000 रुपये आपने सेविंग में निकाल लिए और 30,000 आपने खर्च कर दिए, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट सेम इसमें लाएंगे, बट इसमें क्या कह रहा है आपको कि आपके पास दो रेशियोज है, ठीक है, एक्सपेंडिचर की और इनकम की। अगर आप सिंपल सी बात सोचोगे कि इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग और उसको रेशो में मांग रहे हो तो रेशो में आप दे देते हो, तो आपकी सारी की सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। एक बार देखो क्या कह रहा है। इनकम दे रहा है 4:3, एक्स मान लो भाई, वाई मानना है वाई मान लो, जो मर्जी मान लो, अकेला मत छोड़ो, उसके साथ कोई कंपोनेंट है, क्योंकि हमें रियल वैल्यू निकालनी, ठीक है, इसलिए हम एक्स मान रहे हैं। एंड रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4 और 3:2, ठीक है। 3:2 इनका एक्सपेंडिचर होता होगा, कोई कोई मसला नहीं, इसको रियल वैल्यू में मतलब इसको इसी रेशियो में रहने दो। ऐसा क्यों कर रहा हूँ देखो। अब वो कहता है कि इनकी सेविंग्स हुई थी 2500 रुपए की। अगर मैं इसमें से इनकी 2500 रुपए की सेविंग काट दूं, तो क्या ये इनकी जो एक्सपेंडिचर की रेशियो नहीं आ जाएगी? मतलब ये एक्सपेंडिचर की रेशियो नहीं आ जाएगी। मैंने क्या किया, दोबारा देखो, इसको मिटा नहीं रहा, दोबारा देखो मैंने क्या करा। बेसिकली मैंने लिया इनकम, ठीक है, इनकम की रेशो माइनस सेविंग की रेशो इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। समझ में आ गई बात। अब मैंने क्या करा भाई, इनकम की रेशो दे रखी थी और मेरे से को डील करना है रियल नंबर के साथ, रियल वैल्यू के साथ, तो मैंने कहा यार कोई इसके साथ वैल्यू होगी जो कट गई, है ना, कटी गई ना वो, जो इन दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर्स रहे होंगे वो कट गए। ये क्या बचे जो नहीं कटे, 4/3, ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक्स जोड़ दिया। अब उसके बाद मैंने क्या करा, इसमें से सेविंग घटा दी, ठीक है, सेविंग घटा दीजिए। सेविंग घटाने के बाद आपके पास क्या आया, 3, ठीक। ऐसे ही इसके अंदर किया हमने, कोई अलग काम नहीं किया। अब ये रेशियो को हम सोल्व कर लेते हैं, जो आंसर आएगा एक्स की वैल्यू आएगी, वैल्यू में पुट कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा हमारा। देखो 8x माइनस 5,000 इज इक्वल टू 9x माइनस, ये हो गया आपका 7500, ठीक है। x की वैल्यू इसको इधर ले आओ 2500, x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 2500 रुपए। अब आपको क्या बताना था, फाइंड देयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है, इनके इनकम और एक्सपेंडिचर की बात हो रही है। इनकम निकाल लेते हैं पहले, इनकम दोनों की इनकम निकालते हैं। इनकम किसकी इनकम, पहले थी रमन की, और रमन की इनकम थी 4। इनकम रमन 4x थी, 4x की हो गई 4 × 2500, तो ये आपकी हो गई 10,000, ठीक है जी। उसके बाद दूसरा क्या था, गगन, गगन की क्या थी, 3x थी मेरे ख्याल से, 3x, x की वैल्यू 2500, तो ये हो गई आपकी 7500, ठीक है जी। गगन की ये इनकम हो गई, ये भी इनकम ही। अगला उसने क्या बोला था,
एक्सपेंडिचर, चलो जी एक्सपेंडिचर निकाल लेते हैं। एक्सपेंडिचर किसका निकालना था? रमन का। और कितना दे रखा था आपको रमन का एक्सपेंडिचर? कहाँ गया? 3:2 था ना, 3x। रमन का एक्सपेंडिचर क्या हो गया? 7500। और गगन का क्या हो गया? गगन, गगन जी कहाँ हो? 2x, मतलब 5000। ठीक है, जो जो बातें थी वो निकाल दी। और 2500 रुपये तो दे ही रखा था इन सबका, क्या नाम है, सेविंग। और अगर आप माइनस करके भी देखना चाहते हो तो आपका प्रूफ हो रहा है 2500, 2500। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगले क्वेश्चन में कहता है टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। इफ 15 is added to both numbers, then ratio between two numbers become 11/14. Find the greatest number. सिंपल है, क्या कह रहा है वो? 2x/3x है, इनमें आपने 15 ऐड कर दिया दोनों में, और रेशियो आपकी बन गई 11/14। कुछ नहीं, सिंपल कर दो, ये हो गया 28x प्लस 15 × 14। देखते हैं अगर बाद में कट रहा होगा तो कॉमन निकाल के काट देंगे, ऐसे कोई मसला है नहीं। और ये हो गया आपका 33x, और ये मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा आपका 15 × 11। मैं चाहूँ तो सीधा लिख सकता हूँ 165, बट नहीं, अभी नहीं, आपको दिखाना मैंने कुछ। 28x को इधर ले जाओ तो ये हो गया आपका 5x, और ये हो गया 15 × 14 माइनस 15 × 11। समझ रहे हो आप? यहाँ तक बातचीत आपकी पहुंच गई है। 15 को ले लो कॉमन, 14 - 11, ये काट दो इधर से, ये हो गया 3 × 3। x की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 9। कुछ चीजों को आप खुद भी सिंपल बना सकते हो, जरूरी नहीं है आप 165 लिखोगे मल्टीप्लाई करोगे। थोड़ा सा सोचोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि आगे कर सकता है। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 9। बहुत अच्छी बात है जी। अरे भैया मच्छर घूम रहा है। x की वैल्यू आ गई 9। कहता है फाइंड द ग्रेटेस्ट वन। जो सा ग्रेटेस्ट है, आप देखो ऑब्वियसली यही ग्रेट होगा। 2 और 3 में कौन सा ग्रेटर होगा? 3 होगा। 3 × 9 27। ग्रेटर वन की वैल्यू होगी 27। ठीक है, सुपर सिंपल क्वेश्चन था, पहले वाले तरीके से किया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, डायरेक्ट देखते हैं। टू नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 3:5। इफ 9 is subtracted from each other, the ratio become 12:23। फाइंड द ग्रेटर नंबर। सिंपल है, देखो 3x थी और 5x थी, उस भाई ने इस बारी 9 से माइनस कर दिया दोनों में, कोई मसला नहीं है। और नई रेशियो क्या बन गई आपकी? 12/23। मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 69x। मैंने क्या कहा था, जरूरी नहीं है आपको पूरा सॉल्व करना पड़े, मतलब पूरा मल्टीप्लाई करना पड़े। क्यों? देखो सेम है ना यार, आगे जाके कटने तय है। देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये 23 × 9 हो जाएगा। ठीक है, और ये इधर जाएगा तो ये इधर से मल्टीप्लाई होगा तो 12 × 9 हो जाएगा। 9 में कॉमन लेके काट दूंगा बाद में, मैं क्यों इतनी बढ़त करूँ। ठीक है, देखो 23 9 ऐसे लिख देता हूँ मैं अभी के लिए, इज इक्वल टू, ये हो गया 60x माइनस 12 × 9। मैं चाहूँ तो लिख दूँ, मेरा क्या जा रहा है, लिख दूँ मैं 108। नहीं लिखना चाहता ना मैं, बट मेरे को दिख रहा है कटेगा वो। तो ये हो गया, सॉल्व कर लो, ये हो गया 9x, और इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 23 9 माइनस 12 9। 9 जहां जहां दिख रहा है काट दो, ये देखो हो गया सॉल्व। ये इसको करोगे ये हो जाएगा 11, 11 ही आएगा। तो x की वैल्यू आ गई 11। देखो कितना सिंपल सॉल्व हो गया। आप मल्टीप्लाई करने के चक्कर में मत पड़ना, आपका टाइम खराब हो जाएगा। अब क्या बोल रहा था वो? फाइंड द ग्रेटर नंबर। ग्रेटर नंबर इन दोनों में से कौन सा हो सकता है? यही होगा 5x। 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ग्रेटर नंबर हो जाएगा आपका 55 ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अब आपके अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं जो यूपीएससी के लिए थोड़े इंपॉर्टेंट है। एक लेवल ऊपर लेके चलेंगे हम। प्रीवियस ईयर पेपर में देखोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, बट ये थोड़ा एक लेवल ऊपर का क्वेश्चन है। थोड़ी तैयारी टफ करेंगे तो जाके हमारा वहां पे दिक्कत होना कम हो जाएगा। ठीक है, मल्टी कॉन्सेप्ट्स लगेंगे, थोड़ा सा दिमाग को एक्टिवेट करके रखना।
और बात को ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या कहता है, अ सम ऑफ 430 हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड among 45 people consisting of men, women and children. The total amount given to men, women and children are in the ratio of 12:15:16, but the amount received by each man, woman and children child are in the ratio 6:5:4. Find what each man, woman and children receive in rupees. सिंपल सी बात है, आप ध्यान देना बात को। उसने क्या कहा है कि भैया आपके पास एक 430 रुपए की वैल्यू थी, ठीक है। अब 430 रुपए उसने बांट दिए 45 लोगों के अंदर। उन 45 लोगों के अंदर कुछ मैन है, वुमेन है और कुछ चिल्ड्रन है, ठीक है जी। उसके बाद वो ये कहता है कि जो टोटल अमाउंट है वो मतलब दिया गया मैन को, वुमेन को, चिल्ड्रन को, टोटल अमाउंट, ठीक है। टोटल अमाउंट मतलब ये वाला अमाउंट, टोटल अमाउंट जो है वो इनमें बटा, इनमें मैन, वुमेन और चिल्ड्रन में उनकी रेशियो ये दे रखी है टोटल अमाउंट की, ठीक है। बट द अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच मैन, वुमेन और चाइल्ड आर ये, मतलब पहले केस में आपका टोटल जो मनी था वो डिस्पर्स हुआ मैन, वुमेन और चाइल्ड में। अगली लाइन में वो कह रहा है कि पर उनको कितना कितना मिला, टोटल मनी कितना कितना मिला ईच बंदे को, एक एक बंदे को, वो था 6, 5 और 4, ठीक है। अगर मैं, ध्यान देना जो मैं बात कह रहा हूँ, टोटल अमाउंट को डिवाइड कर दूं अमाउंट रिसीव्ड, मतलब ऐसे रिसीव्ड बाय ईच, ईच पर्सन लिखना सही रहेगा, ईच पर्सन। तो यहाँ से क्या मुझे ये नहीं पता चल जाएगा कि भाई कितने लोगों को, मतलब कितने मेन को, कितने वुमन को और कितने चाइल्ड को वो पैसा बटा। मतलब मेरे पास एग्जैक्ट नंबर निकालने के लिए एक रेशो, प्रॉपर रेशो मिल जाएगी, जिसको मैं अगर ऐड कर दूं तो मैं ये बता सकता हूँ भाई कितने मेन थे, कितने चाइल्ड थे, कितने वुमन थे। देखो इसको मैं ऐसे ही लिखे रहने देता हूँ आपको, मतलब नोट्स के लिए। अब सीधा लिखते हैं, क्या था टोटल अमाउंट कितनी थी, 12, 15 और 16, 12, 15 और 16। इसको अगर हम डिवाइड कर देते किससे, जो इनको अमाउंट रिसीव हुआ ईच को, ईच एक एक आदमी को, 6, 5 और 4, 6, 5, 4। अब इससे मुझे ये पता चल जाएगा भैया कितने लोग थे हकीकत में। देखो ये हो गया 2x, क्योंकि सारी रेशो है ना तो x में आएगी, रियल वैल्यू तो कोई आएगी नहीं। रेशो 3x, 4x। अब मुझे ये पता है इन तीनों का जो सम है ये कितना हो जाएगा, 9x। 9x हमारा बराबर है 45 के, 45 था ना, 45 पीपल, टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने थे, 45। अब इसे सॉल्व कर लो, ये आ गया x की वैल्यू आ गई आपकी 5, मतलब टोटल 5 लोग थे। कोई मसला नहीं है, इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा अब आगे देखो, अब इससे आप क्या निकाल सकते हो, कितने मेन थे, इधर निकाल दो कितने मेन थे। मेन थे आपके 10, ठीक है। कितनी वुमन थी, वुमन थी आपकी 15, और कितने चिल्ड्रन थे, वो थे आपके 20, 20 चिल्ड्रन थे। टोटल का जोड़ निकल के आ रहा है ना 45, मतलब बात सारी हमारी सही है। कैमरा बंद किया है थोड़ा जगह निकालने के लिए, ब्लैक पेन से लिखता हूँ इसको मैं, थोड़ा सा यार जगह की इशू पड़ गया है, ठीक है। पूरा ही छोटा करूँ क्या, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लो यार, थोड़ा सा बस, ठीक है। जगह का इशू हो गया इस क्वेश्चन में, बड़ा ले लिया मैंने, चलो। हाँ, अब ये हमारे पास ये आ गया कि भाई नंबर हो मेरे पास हकीकत के रियल नंबर कितने, भाई 10 मैन है, रियल है ये, रियल, ठीक है। इसको हटा दो चाहे, 10 मैन है, वुमेन 15 है और चिल्ड्रन 20 है, ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि भैया वो 430 जो अमाउंट थी वो डिवाइड हुई थी 12:15:16 के अंदर। इससे क्या होगा, मेरे को अमाउंट पता चल जाएगी, इनको अमाउंट कितनी मिली है। अगर मेरे को अमाउंट मिल जाती है कि भाई इन लोगों में कितनी कितनी अमाउंट बटी है, उसके बाद मेरे को रियल वैल्यू तो पता ही है कि भाई कितने लोग थे। मान के चल लो मैन को 200 रुपए मिलते हैं, ठीक है। अब मेरे को ये पता चल जाए एक एक मैन को कितना पैसा मिल रहा है,
200/10 मतलब 20-20 रुपए मिल रहे हैं। इस टाइप से मैं निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से आप एक काम करोगे, यहाँ है ना, ठीक है, जगह का इश्यू थोड़ा समझना बात को। 430 रुपए थे, ठीक है, वो हमारे डिवाइड हुए इसमें 12, 15x और 16x में। अब इन तीनों को आप ऐड कर लो। आप इनको ऐड करोगे तो आपका क्या आएगा? ये आएगा यार 43x। 43x आपका दिखा रखा है 430। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 10। अब इस x का क्या मतलब है? x का मतलब है कि भैया हर बंदे को कितना कितना पैसा मिला है। ठीक है भाई, अब जैसे मान के चल लो, आपने यहाँ पे क्या निकाला था? कहाँ गया वो? ये रहा। 10 मैन है, वुमन 15 है, चिल्ड्रन 20 है। इनको पैसा बटेगा तो कितना बटेगा? अब आपको ये पता चल गया x की वैल्यू 10 है। अब हकीकत में क्या था? मेन, वुमन और चाइल्ड, यही था ना? मेन वुमन और चाइल्ड, मेन वुमन और चाइल्ड, यही था। तो हकीकत में मेन को कितना पैसा डिस्पर्स हुआ? 12 × 10, 120 रुपए। ठीक है, वुमन को कितना डिस्पर्स हुआ? 15 × 10, 150 रुपया देगा। और चिल्ड्रन को कितना मिला? 16 × 10 मतलब 160। ठीक है, ये कॉम्युलेटिव मतलब सबको कितना कितना मिला है उसका डाटा निकल के आया। बट हमें ईच बताना है, नंबर ऑफ क्या नाम है, मेन, वुमेन और चिल्ड्रन हमें यहाँ पे पता है। तो कोई नहीं, अब इसको डिवाइड कर दो। आप हो गए यार, आपने मल्टीप्लाई क्यों किया था फिर अगर डिवाइड करना तो? वो अलग चीज थी, ये अलग चीज है, दोनों में फर्क है। एक बार जब कंक्लूड करूंगा ना मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। अब वुमन कितनी थी हमारे पास? 15। ठीक है, 15 थी जी। तो 15 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 10। तो चिल्ड्रन हमारे पास थे 20। 20 से करोगे तो हमारे पास आएगा 8। तो 12 रुपए मिले हर मैन को। हर वुमन को कितने मिले? 10। हर चिल्ड्रन को कितने मिले? 8। ठीक है, अब एक बार कैम ऑन करता हूँ और आपको दोबारा से एक बार समझा देता हूँ। देखो कितना शानदार क्वेश्चन था, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे एक बारी के अंदर। देखो, चलो जी, अब एक बार इसको फिर दोबारा से समझ लेते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन था, मजा आएगा। यहीं से स्टार्ट करते हैं, यहीं पे सारा समझाता हूँ। क्वेश्चन तो अब याद ही हो गया मुझे। ठीक है, चलो। हकीकत में बात क्या थी, मेरे को पहले स्टार्टिंग में चाहिए था कि भैया हकीकत में रेशियो कितनी है मेन की, वुमन की और चिल्ड्रन की। इसको निकालने के लिए मैंने क्या करा? सबसे पहले मैंने डिवाइड किया किसको? जो मेरे पास रेशियो ऑफ अमाउंट है, रेशियो ऑफ अमाउंट लिख भी दे रहा हूँ आपको जिससे रिवीजन में काम आए। रेशियो ऑफ अमाउंट, इसको डिवाइड किया किससे? पर्सनल शेयर से। पर्सनल शेयर थी ना ये, पर्सनल शेयर थे जो एक एक को मिला था। देखो इधर लिखा हुआ ना, पर्सनल शेयर, ईच मैन, पर्सनल शेयर, सबके अपने अपने पर्सनल शेयर। यहाँ से मेरे को क्या निकल के आ गया? मेरे को ये निकल के आ गया भाई, रेशो कितनी थी इनकी, इंडिविजुअल रेशो। भाई कितने आपके मेन थे, कितने आपकी वुमन थी, कितने आपके चाइल्ड थे, वो मेरे को यहाँ से मालूम पड़ गया। और ये आ गई आपकी रियल वैल्यू। ठीक है जी, इतनी बातचीत आपकी हो गई। उसके बाद आपने क्या करा? उसके बाद मैंने क्या करा कि मेरे को जो ये 430 रुपया दे रखा था, ये 430 रुपये दे रखा था, वो हकीकत के अंदर कितने लोगों में बांटा हुआ था वो निकालना था। उसके लिए मेरे को एक रेशो दे रखी थी। ठीक है, अगर मैं इसको इससे भाग कर दूं तो मेरे को मतलब डिवाइड कर दूं तो मेरे को ये पता चल जाएगा कि हाँ भैया, कि एक्स की वैल्यू कितनी थी। मतलब आपको कितने बंदे को कितना कितना शेयर जा रहा था। मतलब जैसे मेन का कितना शेयर जा रहा था, वुमन का कितना शेयर जा रहा था, वो मेरे को पता चल जाता। ठीक है, यहाँ से मेरी एक्स की वैल्यू क्या आई? 10। ठीक है, अब ये 10 जो वैल्यू आई है वो मैंने इनके मेन के शेयर में ऐड कर दी। 12 × 10 120, 15 × 10 150, और ये 16 × 10। अब ये रुपीस की बात चल रही है। अब हर बंदे को इंडिविजुअल कितना रुपया मिलेगा? ठीक है, कितने चिल्ड्रन को, मतलब एक चिल्ड्रन को कितना पैसा मिलेगा, एक वुमन को कितना पैसा मिलेगा, और एक मैन को कितना पैसा मिलेगा, वो हमने डिसाइड किया। कैसे डिसाइड किया? जो हमने वैल्यू निकाली थी यहाँ पे, ये वाली, उससे मैंने इसको भाग दे दिया। 120 डिवाइड बाई 10 मतलब 12 रुपए मिलेंगे। 150/15 10 रुपए मिलेंगे। और 160/12 8 रुपए मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होना था।
बहुत मेहनत से समझाया है, बहुत मेहनत से कराया है, ठीक है? मेहनत समझ में आती है तो लाइक करो, और बाकी हो सकता है आपको अभी भी समझ ना आया हो, कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा अच्छा और लेंदी क्वेश्चन था। एक बारी फिर समझोगे और खुद करोगे ना तो समझ में। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये शानदार क्वेश्चन को, छोटा मगर मोटा धमाका। The ratio between the number of passengers traveling by first and second class fare between the two railway station is 1:50। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि मान लो एक ट्रेन का डब्बा है, मतलब एक ट्रेन है, उसके अंदर अगर फर्स्ट क्लास में एक आदमी बैठेगा तो सेकंड क्लास के अंदर 50 लोग बैठेंगे, ठीक है? रेशियो है, मान लो अगर 2 बैठते हैं तो वहाँ पे 100 हो जाएंगे, 3 बैठेगा तो 150 हो जाएंगे, मतलब रेशियो वही मेंटेन रहेगी, ठीक है? चलो जो बोल रहा है वो लिख देते हैं। नंबर ऑफ पैसेंजर, इतना ही लिख देता हूँ, पैसेंजर कितना था फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास की बात हो रही थी, ठीक है? रेशियो ही लिख लेते हैं, 1:50। चलो जी, वेयर एज द रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड क्लास फेयर बिटवीन द सेम स्टेशन इज 3:1। अब फेयर की बात हो गई। फेयर में वो जनाब बोलते हैं कि जो फर्स्ट क्लास का 3 गुना फेयर लगता है भैया पहले वाले से, ठीक है जी, समझ में आ गई। अब वो कहता है इफ ऑन अ पर्टिकुलर डे रुपीज 1325 वर कलेक्टेड फ्रॉम पैसेंजर ट्रेवलिंग बिटवीन दीज स्टेशंस देन व्हाट वाज द अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम द सेकंड, ठीक है? वो ये कहता है कि जी जो टोटल फेयर था, टोटल फेयर कितना हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये होगा 3x। भाई रियल वैल्यू थोड़ी है ये, रेशियो में x होगा इनमें, तो 50x, ठीक है? ये आ गया टोटल फेयर। अब टोटल फेयर की वैल्यू दे रखी है 1325 रुपये, 1325 रुपये, ये आपका आ गया 53x। अब इसको आप काटने जाओगे तो किससे कटेगा, 5 से तो जरूर कटेगा ये, उसके बाद 25 से कटेगा ये पूरा, ठीक है? तो x की वैल्यू आ गई 25। अब उसने क्या बोला था, सेकंड क्लास में निकालना है, तो सेकंड क्लास किसको डिनोट करता है, 50 को, तो 25 इंटू 50, ये हो गया आपका 50x, मतलब सेकंड क्लास की वैल्यू क्या थी, 50x, तो ये आपका हो जाएगा 1250 रुपये सेकंड क्लास, ये जो पैसा आया। सुपर सिंपल क्वेश्चन था, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चलो आपको आसान से मुश्किल सवाल तक करा दिए मैंने, ठीक है? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन भी कराए हैं, हल्के क्वेश्चन तो बोलोगे नहीं, इसको तो स्पेशली नहीं बोलोगे, और आसान भी कराए हैं। अब मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो यूपीएससी के अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछ रहे हैं। मैक्सिमम टाइम ये सीडीएस में या असिस्टेंट कमांडर पुलिस फोर्स के क्वेश्चन है। हकीकत में क्या है, मैं चाह नहीं रहा कि जो पीवाईक्यू के क्वेश्चन है वो दोबारा से रिपीट करूँ, वो वेस्टेज ऑफ टाइम आप लोगों ने देखेंगे। नए नए क्वेश्चन आप हाथ से निकाल लोगे ना तो थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और नयापन भी रहेगा, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट होगा। क्वेश्चन अच्छे हैं, जल्दी जल्दी हो जाएंगे क्योंकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट तो बन ही चुके हैं। चलो शुरू करते हैं हम। देखो क्या कहता है, इन अ सर्टेन स्कूल द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 7:5। इज देयर आर 2400 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, देन हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन अ स्कूल। अब तो आप ऐसे उड़ा दोगे ना जिसका कोई हिसाब नहीं, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा आपका 12x। 12x की वैल्यू दे रखी है 2400, x की वैल्यू कितनी आ गई 200, आपसे कितनी पूछी गई 5x की वैल्यू, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी वैल्यू आ गई 1000 गर्ल्स आपके स्कूल के अंदर थी। अगला क्वेश्चन करते हैं, एक शानदार क्वेश्चन देखो, ये सीडीएस के अंदर पूछा गया था, इस टाइप का क्वेश्चन असिस्टेंट कमांडर पुलिस फोर्स के अंदर पूछा गया था, और ये मेरे को जहां तक ध्यान आ रहा है ये सीजीएल में भी पूछा गया था, एसएससी सीजीएल के अंदर पूछा गया था, मेंस के अंदर पूछा गया था। और बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। फ्रॉम ईच ऑफ टू गिवन नंबर्स हाफ द स्मॉलर नंबर इज सब्ट्रैक्ट। दो नंबर है, ठीक है? दोनों में से जो सबसे छोटे वाला है ना उसका हाफ माइनस कर देते। चलो इतनी बात लिख लेते हैं पहले, मान के चल लो स्मॉलर नंबर जो है, सबसे पहले स्मॉलर ही बोल रहे हैं ना, स्मॉलर नंबर एक्स मान लो और ग्रेटर नंबर को आप मान लो वाई, ठीक है?
अब वो कह रहा है कि दोनों जो नंबर है उसमें से वो स्मॉलर नंबर को काट देता है, हाफ ऑफ द स्मॉलर नंबर को काट देता है। ठीक है, यही बात हो गई। ठीक है जी। आफ्टर सब्ट्रैक्शन द लार्जर नंबर, ये लार्जर नंबर इज 4 टाइम्स एज लार्ज एज द स्मॉल, मतलब वो 4 गुना हो जाता है, ये लार्जर नंबर जो है 4 गुना हो जाता है स्मॉलर नंबर के। यही बात बोली गई है, यही हमने लिखा है। कुछ नहीं, अब सोल्व कर दो यार, तुम्हारा हो गया क्वेश्चन। तो हो गया 4x माइनस 4x/2 2x। ठीक है, और ये हो गया आपका x/2 इज इक्वल टू 2x। अरे बाबा, ये तो हो गया 2x, फिर ये हो गया x/2, ये हो गया आपका 5x/2। तो x और y की जो वैल्यू आई आपकी, ये आई आपकी 2/5। ठीक है, अब जो मर्जी पूछता रहे हम निकाल देंगे। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर, इसका रेशियो पूछा है 2:5, x 2:5। ठीक है, जिसमें x जो है आपका स्मॉलर है, y आपका लार्जर है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, यही बात आपको समझनी थी। एक बार फिर से समझा देता हूँ क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसने क्या बोला, फ्रॉम ईच ऑफ द टू गिवन नंबर, दो गिवन नंबर है, हमने लेट किया, स्मॉलर को x मान लिया, ग्रेटर को y मान लिया, आपका जो मन हो वो मान लिया। फिर वो कहता है हाफ द स्मॉलर नंबर इज सब्ट्रैक्टेड, दोनों में से हाफ जो था स्मॉलर का वो हटा दिया, वो हमने घटा दिया, ये हटा दिया, ये भी हटा दिया। ठीक है जी। उसके बाद कहता है जब ये सब्ट्रैक्शन हो जाती है तो जो बड़े वाला नंबर है वो 4 गुना हो जाता है स्मॉलर नंबर की। हमने लिख दिया, उसके बाद सॉल्व कर दिया, उसके बाद एक रेशो बनी, निकाल दिया, उसका आंसर आया 2:5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टीडीएस में पूछा गया सवाल, इस टाइप का क्वेश्चन करा चुका हूँ, दोबारा से देख लो जिनको नहीं समझ में आता, एक और मौका मिल गया आपको समझने का। ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए यार। और एकदम इस बार हम एकदम एग्जाम स्टाइल में करेंगे, जैसे एग्जाम में सोल्व करते हैं। Two numbers are in the ratio of 2:3. If 9 is added to each number, they will become 3:4. What is the product of the two numbers? दो नंबर के प्रोडक्ट को पूछा गया है। सिंपल है, देखो 2x था, 3x था, उन दोनों में नौ ऐड किया, उनकी रेशियो बन गई 3:4। अब आप करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये हो जाएगा आपका 8x प्लस 9 × 4। मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा क्योंकि आगे जाके कटना तय है। 9x प्लस 3 × 9, ये आपके लिए लिखा जा रहा है, ये हो गया x। और इसको सोल्व करेंगे तो हम आएगा 9 × 4 माइनस 3 × 9। अब इसमें 9 कॉमन ले लेंगे तो 4 माइनस 3 आपके लिए लिखा जा रहा है, मुझे तो पता है नो आएगा, नो आ गया। ठीक है, अब उसने बोला कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, क्या ये अपने आप में नंबर है? नहीं, नंबर हकीकत में क्या थे, 2x थे और 3x थे। 2x का क्या मतलब हो गया, ये हो गया 18, 3x का मतलब क्या हो गया 27। 27 × 18 करोगे तो क्या आएगा, 16, 16, 21, 28, 6, 8, 486 आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक और शानदार क्वेश्चन, सीडीएस का ही क्वेश्चन है ये भी। अभी तक आपने रेशियो से नंबर बनाने सीखे थे, अब नंबर से रेशियो बनाने सीख लो। सिंपल है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल इज 2140, टोटल स्ट्रेंथ है। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल इज 1200, अगर भैया 2140 स्ट्रेंथ थी, उसमें से आप कह रहे हो 1200 तो आपके गर्ल्स थे, तो कितने हो जाएंगे आपके, ये हो जाएगा आपका 9, 940 हो गए आपके बॉयज। इसमें कोई शक, बिल्कुल कोई शक नहीं होना चाहिए। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, तो 940, ये जो दो थे बॉयज थे हमारे, और इसकी रेशियो कैसे निकाली हमें, गर्ल्स की। गर्ल्स कितनी थी हमारी, 1200। सोल्व करो, आगे बढ़ो। दो से ही काटूंगा मैं तो, चाहे जितना मर्जी लग जाए टाइम। 27। ठीक है, और ये हो गया आपका 30। कुछ कट रहा है, कट रहा है, कट रहा है, कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा। तो यही आपकी वैल्यू होगी 47:60। ठीक, हो गया क्वेश्चन, कुछ था इसमें, कुछ भी नहीं था, लल्लू क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो सिमिलर सा क्वेश्चन है, इसको मैं डाल देता हूँ आपके होमवर्क के लिए, प्रैक्टिस कर लेना।
और जो आंसर निकलता है वो कमेंट में डाल के बता देना, देख लूंगा, अगर ठीक होगा तो लाइक कर दूंगा, चेक का निशान डाल दूंगा, चेक, करेक्ट। ठीक है, चलो ये तो होमवर्क हो गया, दुख का फायदा नहीं है दोबारा रिपीट रिपीट कराने का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ब्रदर्स ए एंड बी, अरे ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ब्रदर्स ए एंड बी हैड सम सेविंग्स इन द रेशियो 4:5। सेविंग का मतलब ये बस समझ के बैठ जाना कि उन दोनों को पैसा सेव कर रहे नहीं, वो ये कह रहा है कि दो भाई हैं ए और बी, उनके पास कुछ पैसा है, उनके पास कुछ सेविंग्स है, कुछ पैसा है, पैसा इन हैंड है। दे डिसाइड टू बाय अ गिफ्ट फॉर देयर सिस्टर्स, अपनी बहन के लिए गिफ्ट खरीदना चाहते हैं। शेयरिंग द कॉस्ट इन द रेशियो 3:4। पर जो गिफ्ट आएगा, मतलब एक कॉमन गिफ्ट आएगा, उस गिफ्ट की जो शेयरिंग होगी ना, ए 3 भाग देगा और जो बी होगा वो 4 भाग देगा। मतलब 4 भाई, जो चौथा वो है ना बी, वो थोड़ा उदार दिल का, ठीक है। आफ्टर दे बॉट, ए स्पेंड 2/3 ऑफ हिज अमाउंट। भाई जो भी उन्होंने गिफ्ट लेना था, जो उसमें पैसा लगा, ठीक है, वो कितना लगा, 2/3 अमाउंट लगा ए का, ठीक है। अच्छा, और वाई बी इज लेफ्ट विद 145, बी के हाथ में 145 बचते हैं, ठीक। देन द वैल्यू ऑफ द गिफ्ट इज, गिफ्ट की वैल्यू बताओ। सिंपल क्वेश्चन, दो भाई थे, अलग अलग लिख दो थोड़ा, दोनों का हिसाब बनेगा ना भाई। तो दो भाई थे, ए कहता है कि भाई मैं, मेरे पास सेविंग में 4x है, मतलब उसकी कैपिटल कितनी होगी, 4x है। ये कहता है भाई मेरे पास 5x है, ठीक है। फिर वो कहता है हम गिफ्ट देंगे, और जो कॉस्ट शेयरिंग होगी वो कितनी होगी, 3:4। अब ये 3:4 जो है वो 30/4 है, 40 है, 300/400 है, 3,000/4,000 है, 3 लाख/4 लाख है, क्या है मुझे थोड़ी पता है। तो कुछ भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी है एक्स सही हो, जरूरी थोड़ी है कि, हो सकता है 3 और 4 ही हो, मतलब जो उनकी रियल वैल्यू 3 और 4 भी हो, ये भी हो सकता है। जब आपको इतनी अनसर्टेनिटी है तो भैया इसको भी एक कांस्टेंट बांट दो, जब बांट ही रहे हो तो इसको वाई दे देता हूँ मैं, इसमें वाई आ गया, ठीक है। अब ये क्या इनका खर्चा है, भाई कॉस्ट शेयरिंग मतलब ये तो इतना पैसा दे रहा है, ये इसके पास कैपिटल था, इतना इसने खर्च कर दिया, तो उसने कितना खर्च कर दिया, उसने कर दिया, ए स्पेंड 2/3 ऑफ हिज अमाउंट, 2/3 ऑफ हिज अमाउंट, अमाउंट क्या थी, 4x, 4 है। चलो जी, वाइल बी इज लेफ्ट विद ₹140। अच्छा, इसका तो सिंपल सा होता है भैया, मेरे पास 145 रुपये बचे, बात खत्म, ठीक है। कुछ नहीं, इक्वेशन बनेगी, बना लेते हैं, इक्वेशन से हम डरते हैं, यार डरेंगे जिम करें, वैसे मैं नहीं करता जिम, सॉरी। तो ये हो गया 12x माइनस 9y इज इक्वल टू 8x, सच बिजी डे। 9y, तो x की वैल्यू आ गई आपकी, अरे भैया y बन गया ढंग से 4। x की निकालनी है, x की निकाल लो, y की निकालनी है, y की निकाल लो, जो मर्जी निकाल लो। अब कह रहा है, अच्छा ये इक्वेशन है, एक काम करो एक्सिस की इसमें पुट कर दो, तो हो गया आपका 5 × 9y/4 माइनस 4y इज इक्वल टू 145। ओ माई गॉड, बहुत गंदा दिख रहा है, तो कोई बात नहीं, सह लेंगे, बाय। इसको 16 कर दो, एलसीएम ले लिया, और ये हो जाएगा 145 × 4, ठीक है। ये कितना बचा, ये अगर होता तो ये 29y, 29 बचेगा ना, हाँ ठीक, 29y, 145 × 4, 29, 5 जा, 5 पे कट जाएगा ना, हाँ कट गया, पूरा कट गया, तो y इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई 20, 20, 20, 20। तो कॉस्ट कितनी हो गई उसकी, देखो हमने क्या कहा था, कॉस्ट जो थी उन्होंने शेयर करी 3:4 में, और हमने इसकी वैल्यू मानी y में, है ना। तो हकीकत में कितना हो गया है, 7y, कॉस्ट कितनी आ गई, 7y, y की वैल्यू आपकी कितनी थी, कितनी आई है y की वैल्यू, 20, तो 7 × 20, 140, 140 रुपीज उसकी गिफ्ट की वैल्यू थी।
आशा करता हूँ आपको ये इतना बेहतरीन क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो आज का आखिरी क्वेश्चन है और धुआंधार क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन हमने बहुत करे थे, बट इसमें कुछ तो चेंज होगा तभी इसमें डाला है मैंने। ठीक है, देखना बड़ा मजा आएगा इस क्वेश्चन के अंदर। If the position of the digits of two-digit numbers are interchanged, two-digit number are interchanged, सिखाया था ना 10x plus y, फिर रिवर्स हो जाएंगे तो 10y plus x हो जाएंगे। ठीक है, the number newly formed is smaller than the original number by 45। क्या आपको कोई नंबर दिया? अभी तक नहीं दिया, बट आपको ये बता दिया भैया 45 का डिफरेंस है। ऑल्सो, अब यहाँ से कथा शुरू हुई है। द रेशियो ऑफ न्यू नंबर टू द ओरिजिनल नंबर इज 3:8। जो नया रेशो आया ना वो 3:8 आया। ठीक है, जो नंबर का जो रेशो था, नंबर तो होंगे कुछ, वो नंबर का जो रेशो आया वो 3:8 आया। नंबर नहीं दे रखे। ठीक है, व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर? कोई बात नहीं, रेशो तो दे रखा है। हकीकत में क्या कह रहा है वो ये कह रहा है, इतना तो बता दोगे 3:8 देख के कि भैया ग्रेटर कौन सा होगा, 8 ही ग्रेटर होगा। ठीक है भाई, आपने दो डिजिट थे उनको इंटरचेंज कर दिया, उनका जो डिफरेंस आया 45 आया, जो ग्रेटर था वो 8x मान लो, और जो स्मॉलर था उसको 3x मान लो। रियल वैल्यू नहीं पता तो x मान लो, क्या दिक्कत है। और उनका जो डिफरेंस आया वो 45 लिख दिया जी। तो 5x की वैल्यू कितनी आई? 45, और ये हो गया आपका x की वैल्यू आ गई 9। 9 का मल्टीपल रहा होगा, कोई मसला नहीं है। अब वो बोल रहा है ओरिजिनल नंबर क्या था। ओरिजिनल नंबर आपका क्या था? 8। भाई पलटने के बाद डिफरेंस आया ना, छोटा हो गया वो। देखो क्या कह रहा है, इफ द पोजीशन ऑफ द डिजिट ऑफ द टू डिजिट आर इंटरचेंज द नंबर न्यूली फॉर्म जो नया बना स्मॉलर, वो स्मॉलर है मतलब वो 3 है, तो ओरिजिनल क्या रहा होगा? 8 रहा होगा। तो 8 इंटू 9 72, 72 था। कैसा था क्वेश्चन? मजा आया होगा। तो ये था आज का टॉपिक, रेशियो एंड प्रपोर्शंस। आशा करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा आपको। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करे थे। शुरुआत में आपको हमेशा ऐसा लगता होगा यार ये कितना बेसिक सा पढ़ा रहा है बेसिक, और जब एंड वाले क्वेश्चन में जब दिमाग खराब होता है तब मजा ज्यादा आता होगा। यही तो बात है, ये क्रैश कोर्स है, तो बहुत लिमिटेड स्कोप होता है। सारे क्वेश्चन के टाइप कराने होते हैं, फटफट कराने होते हैं, आपकी रिवीजन करानी होती है बेसिकली। ठीक है, बट जो फुल फ्लैज कोर्स होता है ना, उसमें ये चैप्टर 4-5 दिन चलता है। ठीक है, मतलब ये लगा के चलो 10 घंटे। 10 घंटे में सारे क्वेश्चन करा देता हूँ जितने होते हैं। अभी आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट करवाए हैं। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस कर लो। मॉक टेस्ट हर लेक्चर के एंड में बोलता हूँ, मॉक टेस्ट लगा लो भैया, मॉक टेस्ट लगा लो। मॉक टेस्ट लगाओ, और क्या नाम है, क्वेश्चन नहीं समझ में आते ईमेल करो csatwithkaushik@gmail.com। लाइक कर दिया करो, लाइक नहीं कर रहे हो आजकल देख रहा हूँ मैं। और क्या नाम है, सब्सक्राइब तो कर रखा, क्या होता है तीसरा? शेयर। शेयर, शेयर तो नहीं करते तुम यार, लाइक ही कर दो वही बहुत है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चैप्टर पे मिलेंगे फ्राइडे को। बाय बाय, टेक केयर।